हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है जी? व्हाट इज मेंट बाय क्वालिटी? क्वालिटी हम किसको कहते हैं जी, डॉक्टर अली? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपकी ख्याल में क्वालिटी क्या होती है? सर, क्वालिटी किसी भी चीज की के हम उसको किस तरह बेहतर चाहते हैं या किस तरह बेहतर परफॉर्म करते हैं, हम्म, इस तरह की। ठीक है जी। हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब। Sir, Assalamu alaikum. So quality is basically the standard, sir. हम्म, Sir, कोई भी चीज it जो is है। the standard. जी सर, किस स्टैंडर्ड पे, किस लेवल पे जो है, जो उसकी ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट है, वो किस स्टैंडर्ड पे है, दैट इज इज क्वालिटी सर। दैट इज इज क्वालिटी जी। तो डिफरेंट, अगर आपने देखा होगा आजकल जो है द वर्ड क्वालिटी इज बीइंग यूज एक्सेसिवली। कुछ लोग कहते हैं विट इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन आवर विजन स्टेटमेंट्स एंड इन आवर मिशन स्टेटमेंट्स कि वी प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी इज ओवर पैशन। तो ये सारी चीजें जो है ना क्वालिटी, अगर आप बुकिश तौर पे देखें तो क्वालिटी इज डिफाइंड, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डेट इज अ परसीव्ड डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। कि एक बंदा जो है वो उसको कैसे परसीव करता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड है, जैसे ब्रांड का नेम है। आप समझते हैं कि अगर आईफोन होगा तो डेट हैज टू बी एक्यूरेट, तो आपने एक परसीव कर लिया उसको कि इस कंपनी की जो भी चीज होगी, शौकत खाना में जो भी जाएगा ट्रीटमेंट कराएगा या जो लेबोरेटरी सर्विसेज में आखा का नाम है, तो डेट इज ए ब्रांड नेम। यू हैव ऑलरेडी परसीविंग के दी इनकी क्वालिटी सर्विसेज जो है ना वो बेहतर होंगी। दूसरी बुकिश डेफिनेशन थोड़ी सी हम इस तरह से करते हैं कि एनी सर्विसेज, एनी प्रोडक्ट विच इज एक्सीडिंग और मीटिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि कोई भी सर्विस या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर की नीड्स को मीट कर रहा है, जिससे कस्टमर जो है ना सेटिस्फाइड है। जैसे कि मैंने कहा कि इफ द पेशेंट इज गोइंग थ्रू योर हॉस्पिटल, इज गेटिंग सर्विसेज योर हॉस्पिटल, ही इज सेटिस्फाइड द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड, तो उसकी नजर में वो जो सर्विसेज है ना दैट इज द क्वालिटी सर्विसेज। इफ द पेशेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट मीटिंग और एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेशेंट, तो इसका मतलब यह है कि आप उसकी क्वालिटी सर्विसेज से जो वो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, और वो सर्विसेज को वो क्वालिटी सर्विस डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो क्वालिटी जो है इसकी दो किस्म की हम डेफिनेशन यूज करती है। नंबर वन, एनी सर्विस और एनी प्रोडक्ट विच मीट और एक्सीड्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लाइंट, जो हमारे पेशेंट को सेटिस्फाइड करता है, जो पेशेंट्स की नीड को मीट करता है। अगर आपकी हॉस्पिटल सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ने गोन थ्रू ए सर्जिकल प्रोसेस इन योर हॉस्पिटल, तो अगर ही इज सेटिस्फाइड, ही इज हैप्पी विद द सर्विसेज being provided and he's according to the needs, it has addressed his needs, he has addressed religious, beliefs, medical and the social needs को उसने address किया, तो then in that case that patient is satisfied. That patient can say your services are the quality services. If they are not satisfied, if you are not meeting the expectation of the client, that services may be considered a not a quality services. दूसरा ये कि क्वालिटी सर्विसेज जो है हर किसी की नज़र में, वन द पेशेंट, अगर आपके हॉस्पिटल में देर आर दी 100 पेशेंट्स which have gone through their process, not everybody will be satisfied with your services. Every patient will perceive the quality in a different way. कुछ की नज़र में आउटकम विल बी द बेटर, अगर कहते हैं अगर मेरी सारी चीज़ों के बावजूद अगर मेरी ट्रीटमेंट ठीक हो गई है, मेरा पेशेंट जो है डायग्नोसिस ठीक हो गया, ट्रीटमेंट ठीक हो गई है, तो डेट में बी ए क्वालिटी सर्विसेज। But there may be some patients, if they are considering that how they have been behaved, how was the process, what was the waiting time, how the doctor behave, how the nurses behave, he is considered each and everything. He is not concerned with the outcome, although he says that my treatment has been good, my diagnosis has been good, but the way I has been treated, the way I have been interacted and communicated with the patient staff, there was the massive waiting times, and there was the rude staff, there was the rude behavior, and there was a delay in the provision of medication, so he may not be satisfied with the services. And there are the multiple variation in the perception of the people about the quality of services. Everybody will perceive the quality in a different way. For example, if you are a patient, फर्ज करें आप मरीज हैं, आप एक हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, तो आपके ख्याल में क्वालिटी क्या होगी जी डॉक्टर साहब? करें आप एक पेशेंट है, तो आप किन सर्विसेज को कहेंगे कि ये क्वालिटी सर्विसेज? सर, क्वालिटी में सबसे पहले जैसा सर आपने काफ़ी चीज़ें स्टेट की हैं सर।
कि सबसे पहले तो रिसेप्शन होती है, पेशेंट रिसेप्शन में आता है, रिसेप्शन को नोट करता है, वहाँ पे वेटिंग एरिया होगा। वेटिंग एरिया के बाद जो डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन होता है ओपीडी में, ओपीडी की एक वाइब होती है सर, एक माहौल होता है वहाँ पे। फिर डॉक्टर का जो इंटरेक्शन है कि डॉक्टर ने किस तरह से ट्रीट किया, और इन केस अगर एडमिशन होता है, एडमिशन में फिर वार्ड की क्वालिटी कैसी है, वार्ड में क्वालिटी ऑफ केयर जो प्रोवाइडेड होती है, नर्सिंग स्टाफ का किस तरह से वो एक रवैया होता है सर। और फिर जो टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ये भी चीज़ नोट की जाती है बेसिकली। सर एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो यही है तो होती है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसको मेडिसिन कब मिलनी है, कैसे मिलनी है, क्या मिलनी है, उस उनको ये चीज़ बताई ही नहीं जाती है। फिर वो अपने अटेंडेंट से पूछ रहे होते हैं, हाँ भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एक चीज़ सर जो ऑब्लिवियस होता है एक पेशेंट, वो चीज़ होती है सर। So you mean कि if और you are entering in a hospital, you have been treated well by your reception staff. He has guided, he has provided the adequate information to you. There was a very good waiting area available. The environmental condition of the waiting area was good. There was the good communication with the doctors, and he has been provided with the information that was required. There was not in the delay in the treatment of the patient. ये अगर सारी चीजें होंगी तो patient may says कि this is the quality services में I am right? बिल्कुल सर। जी डॉक्टर उस्मान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल जो है उसे कॉम्प्रिहेंसिवली नरेट कर दिया है। बेसिकली पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में तो वो जो गेट से स्टार्ट होता है उसको गाइड करना कि कहाँ पर उसने जाना है, जो उसका फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो रिपोर्ट कर रहा है तो वो जो उसका एक ग्रीटिंग है राइट फ्रॉम दी वेरी जो है राइट फ्रॉम वेरी एंटरिंग दी हॉस्पिटल, वहां से वो चीज जो है वो परसीव करना शुरू करता है रिगार्डिंग जो हॉस्पिटल में उसको सर्विसेज मिल रही हैं। फिर जाके रिसेप्शन पे उसको वेट कितना करना पड़ता है, जब उसको फर्स्ट टाइम डॉक्टर या कोई भी मेडिकल स्टाफ ग्रीट करता है तो वहां से उसको कैसे ब्रीफ किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि लेट सपोज अगर वेटिंग टाइम ज्यादा है तो उसे बता मतलब इन्फॉर्म किया जाता है, उसे एक बैठने के लिए अच्छी कंफर्टेबल स्पेस जो है वो प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे वो और उसकी फैमिली अगर उसके साथ है तो वो कंफर्टेबली बैठ सकें। फिर जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो फर्स्ट टाइम उसको कितना जो है वो अटेंटिवली उसको सुनता है और उसकी कंप्लेंट्स को, और उसके बाद उसको कितना बेहतर तरीके से एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ ब्रीफ करता है। अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्रोसीजर जो है, जो कि फॉर्मेलिटीज होती हैं हॉस्पिटल एडमिशन की, वो उसमें उसको कितना जो है वो अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया जाता है कि वो कन्वीनियंटली हो पाए एंड सो ऑन। जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो वो उसको उसकी डिजीज के बारे में, उसकी डिजीज प्रोग्रेशन, ट्रीटमेंट, इन तमाम चीजों के बारे में किस तरीके से उसको बताया जाता है, ये तमाम चीजें, और उसका हॉस्पिटल में कंफर्ट लेवल जो है वो कैसा है, ये सब चीजें ओवरऑल जो है वो जिस तरह आपने नरेट किया कॉम्प्रिहेंसिवली कि ये बेसिकली फॉर्म करती हैं कि वो उसका एक परसीव जो हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसको वो कैसे परसीव करता है सर। अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐड करें तो दैट इज द वैल्यू फॉर द मनी, द पेमेंट ही हैज मेड फॉर द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटमेंट, दैट ही शुड बी गेटिंग वैल्यू फॉर द मनी, whether it is a low income low funding low socioeconomic hospital, whether it is a very modern and very advanced care of the hospital, he should be getting value for the money he is being paid. जी डॉक्टर नक्शा Exactly. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली कोई भी ब्रांड जो अपनी या कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी परसेप्शन सेट करता है कस्टमर के माइंड में, दैट द समथिंग द कंपनी और द ब्रांड रिजाइड्स इन द कस्टमर्स माइंड, अगर वो चीज़ें उसी तरह से कस्टमर को डिलीवर भी कर रहा है, रादर कि अगर अगर हम एक एयर कंडीशन खरीदते हैं, मैं ज़रा हॉस्पिटल से थोड़ा सा, अगर हम आउट ऑफ द हॉस्पिटल इसको डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम एसी को परचेज करते हैं और हम कहते हैं कि ये एसी जो है ये बहुत अच्छी कूलिंग करता है, या जो फ्रिज है ये बहुत अच्छी रेफ्रिजरेटर है, ये बहुत अच्छी काम करता है, और वो सेम उसी तरह से कस्टमर की परसेप्शन को जो ब्रांड ने बनाई हुई उसको एक्सीड कर देता है, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज कहलाता है। सो सेम गोज फॉर द हॉस्पिटल और एनी मेडिकल सर्विसेज। अगर कोई हॉस्पिटल ये क्लेम करता है कि दैट के वो लोग बेस्ट काम कर रहे हैं, और अगर वहां पे पेशेंट जाता है और उसको सेम क्वालिटी ऑफ या सेम परसेप्शन के अकॉर्डिंगली चीजें मिलती हैं, तो नंबर वन सबसे पहले तो वो एक कंफॉर्मिंग हॉस्पिटल होगा या कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट होगी। एंड इफ समथिंग
if the product is conforming or the services are conforming, so that leads to the quality services or the quality product. जी, very good explanation. Thank you, Nakshadar Saab. So this is the perception, You're this welcome, is sir. the thinking of a patient, a customer which is visiting a hospital or which is in any area कि वो उसकी quality के बारे में क्या perception होगी. If you look at the other side of the window, okay, what will be the perception and what will be the thinking of a doctor, a service provider जो उस area में काम कर रहा है, जो service provide कर रहा है, तो उसकी नजर में quality care क्या होगी. जी नक्शदर साहब, अगर मिस इकरा जी 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 सर, आई थिंक मिस इकरा को आंसर करना चाहिए, मैं आपके जी क्वेश्चन सही सुन नहीं सका. थैंक यू. मिस इकरा जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बस साहब. सर, जो एक हमारे पास कंसल्टेंट है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है कि जो पेशेंट उसके पास आ रहा है उसका फीडबैक जो है रिगार्डिंग द सर्विसेज, पेशेंट के ओपीडी से लेके उसके एडमिट होने तक और उसके डिस्चार्ज होने तक किसी भी तरह की जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर ना हो। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जी डॉक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर जो पेशेंट है उसके साथ सेटिस्फाइड हो, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ना जाए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट परसेप्शन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज. ही डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन, ही डू नॉट वांट एनी कंप्लेंट्स. और ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. जी डॉक्टर उस्मान साहब, मजीद थोड़ा सा बताइएगा कि डॉक्टर की नजर में क्वालिटी जो है ना वो क्या हो सकती अस्सलाम वालेकुम सर। सर, डॉक्टर की नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिटिगेशन का एस्पेक्ट भी डेफिनेटली है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए है कि जो उसके पेशेंट्स हैं वो उसकी ट्रीटमेंट से उनको उनकी इम्प्रूवमेंट, या यूं कहें कि वो जो पेशेंट्स हैं वो कितना ट्रीटमेंट इफेक्टिवली, कितना उनको जो है इफेक्टिवली मिल रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके पास इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या उसके पास वो इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट या वो तमाम रिसोर्सेज, चाहे वो लेबॉर्ट्री के हों, वो अवेलेबल हैं कि वो उनको इफेक्टिवली डायग्नोज कर सके, पहली चीज. और आफ्टर द डायग्नोसिस उसके पास वो तमाम मेडिसिन और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर द ट्रीटमेंट प्रोविजन, जो कि उसके पेशेंट्स को जो रिक्वायरमेंट है ठीक होने के लिए टू गेट ट्रीटेड, वो क्या उनको वो प्रोवाइड कर पा रहा है. ये वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पेशेंट आउटकम को डिटरमिन करेंगी सर. जी, thank और you very उसके much. लिए जी, इम्पोर्टेंट है Dr. फॉर द डॉक्टर. Usman has elaborated in a very good way कि the most important thing in the eyes of a doctor कि उसकी नजर में क्वालिटी क्या है कि he want to treat the patient with the accurate diagnosis. He should have a sufficient technical knowledge available. Doctor is more concerned with his own technical capability, his own technical expertise. He want to have a sufficient knowledge of the prevailing circumstances, of the prevailing technology, prevailing treatment modalities available. He want to accurately diagnose the patient. He want to provide the accurate treatment the patient so that patient is treated a very good way. तो अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर की नजर में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नंबर वन, ही इज मोर कंसर्न विद हिज ओन एक्सपर्टीज, इट्स ओन टेक्निकल सूटेबिलिटी, हिज ओन टेक्निकल एक्सपर्टीज के वो पेशेंट का अच्छा डायग्नोसिस कर सके, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड सके. एंड नंबर थ्री, अगर हम इसके ऊपर कंसिडर करेंगे तो what is the environment which is being provided to the healthcare provider. He want to work in an environment where adequate comfortable environment is available for his working and uska jo workload hai that should be according to his demand, and he should be getting a very good pay and very good financial returns for his services. जैसे पेशेंट है, ही वांट टू गेट वेरी गुड रिटर्न, ही वांट टू गेट वैल्यू फॉर द मनी ही इज पेइंग. वो जो अपनी सर्विसेज के लिए पैसे पे कर रहा है तो वो उसके लिए वैल्यू चाहता है कि वट एवर मनी हैज बीन पेड ही शुड बी गेटिंग रिटर्न इट. सिमिलरली द डॉक्टर्स वांट कि द व्हाट एक्सपर्टीज ही हैज invested in the patient, he would be getting very good return in it. तो उसको जो फाइनेंशियल गेन है उसको भी होना चाहिए. जी डॉक्टर तफज्जुल साहब. थैंक यू वेरी मच सर. सर, तमाम कोलीग्स ने ऑलरेडी बड़ा अच्छा एलेबरेट किया है. मेरा पॉइंट भी सिर्फ यही था कि डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह की क्वालिटी की हो सकती है उसकी अवेयरनेस. एक ऑब्जेक्टिव होगी और एक सब्जेक्टिव होगी सर. ऑब्जेक्टिव यही है कि उसका ताल्लुक हॉस्पिटल से होगा कि वो हॉस्पिटल जो है, जिस तरह आपने बताया कि वो कितनी उसको कंफर्ट दे रहा है, कितनी उसको फैसिलिटीज दे रहा है. और सब्जेक्टिव ये होगी कि जब उसको वो चीज़ें मिलेंगी और उसके पेशेंट सेटिस्फाई होंगे तो फिर वो कहेगा कि जी हाँ, एग्जैक्टली वो जिस जगह काम कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी
है, और वो जिस तरह आपने एक वर्ड यूज किया है वैल्यू फॉर मनी, तो मेरे ख्याल में इट इज बोथ फेज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सर। जी थैंक यू जी डॉक्टर जाज साहब। सर अगर हम अगर सारे स्टेक होल्डर्स को लें, वन इज द पेशेंट एंड वन इज द सर्विस प्रोवाइडर जो कि डॉक्टर है, अगर हम तीसरे बंदे को बीच में लेके आए, हु इज द ओनर ऑफ ए हॉस्पिटल, हु इज द इन्वेस्टर, अगर आप ओनर ऑफ हॉस्पिटल लें या अगर आप दूसरे एंड पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लें जो कि इन्वेस्ट कर रही है हेल्थ केयर सर्विसेज, तो उनकी नजर में क्वालिटी क्या होगी? जी डॉक्टर जाज साहब। सर ये जो सर डॉक्टर जाज से पूछ रहे हैं सर आप? जी चलिए आप बता दें। सर बताने लगा हूँ जी जी सर। ये जो सर लाइक सर थर्ड जो इसमें स्टेक होल्डर है सर, दैट इज डेफिनेटली सर गवर्नमेंट होता है या सर या रेगुलेटिंग अथॉरिटीज होती हैं सर। उसमें सर ये होता है कि लेट सपोज सर एक हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में है सर, उनके उनके जो एसओपीज होती हैं या स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडिंग टू पेशेंट, वो एक सेट होता है सर। अब सर अगर कोई किसी पेशेंट को सर उस स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सर कंसर्न होता है किसी भी इदारे का सर। पहले तो हॉस्पिटल का कंसर्न है, उसके बाद सर ये जो थर्ड जो स्टेक होल्डर है सर, डेफिनेटली गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट सेक्टर है, तो सर ये उनका कंसर्न ये है कि जो स्कोप ऑफ द हॉस्पिटल है एट द स्टार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, वो अपने स्कोप के मुताबिक सर वो हॉस्पिटल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जी है मेरे थैंक यू ख्याल वेरी से। मच जी। सर जो आप जी बताइएगा। सर एक चीज सर, मैं एक छोटी सी दो तीन ऐड करना चाहूंगा। द क्वालिटी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर में सर दो तीन एंगल्स हैं। सबसे पहले तो वो द क्वालिटी जो कि एक उसका पेशेंट, द क्वालिटी इज द पेशेंट इज गेटिंग फ्रॉम द डॉक्टर, एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर और द हॉस्पिटल इज गेटिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स। इसमें जो चीज आपने हमें पहले बताई थी, और मे बी वी ऑल आर द फेमिलियर विद, कि जो उसको प्रिविलेजेस दी गई हैं एज पर द क्रेडेंशियल कमेटी, नंबर वन, और उसके बाद जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स, उसमें अगर फर्ज करें कोई बंदा आपके पास, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन आई एम सॉरी टू ऐड ऑन, कि अगर कोई बंदा आपके पास फीवर में आता है, तो लाइक उसका फीवर 100 से कम है और आप उसको पहले 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, आप उसको एंटी एलर्जिक पे या पहले पैसिव ट्रीटमेंट पे नहीं डालते। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट इंश्योर द क्वालिटी ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो है वो आया कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की एज पर द प्रिविलेजेस और एज पर द गाइडलाइंस सेट काम कर रहा है, और पेशेंट्स के लिए क्वालिटी ये है कि क्या उसको वो इंटरनेशनल एथिकल जो हमारी गाइडलाइंस के उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर रहा है। ये तमाम चीजें उसकी क्वालिटी को सर डिफाइन करती हैं। जी बिल्कुल जी, आपने ठीक फरमाया। तो अभी हमने एक पेशेंट का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लिया, थोड़ा सा हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो कि Sir, can I add डॉक्टर। something? जी मिस सुषमा। Sir, as a business consultant, मैं इसको sum up इस तरह करूँगी. There are 4 main factors. एक तो social और economic environment, good and healthy behavior, और clinical care जो है वो बहुत अच्छी quality की होनी चाहिए, और आखिरी factor जो है वो physical environment या जो ambience है, ये 4 चीज़ें अगर सही होंगी तो हम कहेंगे कि अच्छा जो है ना एक हेल्दी क्वालिटी वाला हेल्थ केयर है। अगर इनमें से एक फैक्टर भी मिसिंग होगा, लेट्स से कि अच्छा बिहेवियर नहीं है, या आपको इकोनॉमिक वैल्यू नहीं मिल रही, आप या सोशल एस्पेक्ट उसके सही नहीं है, या उसकी जो है वो इम्पेकेबल क्लिनिकल केयर नहीं मिल रही, या फिर एम्बियंस अच्छी नहीं है, एक फैक्टर भी मिसिंग होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हेल्थ केयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक चीज और सर मैं कहना चाहूंगी कि हम बिजनेस में एक टर्म यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड बेंचमार्किंग। तो हेल्थ केयर के अंदर बेंचमार्किंग ये होती है कि हम जो कंपैरिजन करते हैं, वी कंपेयर वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसने कुछ बेंचमार्क्स या स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं, या फिर ये कि गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हों, अगर वो उन्हें मीट करता हो तो हम उसको बेंचमार्किंग कहते हैं कि ये एक बेंचमार्क सेट हुआ हुआ है, इसके मुताबिक जो है वो आपकी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर उन वो जो आपके एक सेट स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क स्टैंडर्ड है, अगर उसमें से कोई भी एलिमेंट मिस होता है तो फिर हम उसको कहेंगे, फिर हम नहीं कह सकते कि ये एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में शौकत खानम है, आगा खान है, इनकी जो इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया हुआ है बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए।
तो अगर लेट्स से कि हम कोई भी उतना इक्वल ना हो, लेकिन ये है कि कम से कम 60, 70, 80% किसी हद तक क्वालिटी को मीट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटी हेल्थ केयर है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, आपने चारों पांचों चीज़ों के बारे में बड़ा कम्प्रिहेंसिवली सुषमा बताया कि व्हाट वी आर डिसिंग के ये जो कंपोनेंट्स हैं कि सोशल फैक्टर्स होने चाहिए, डायग्नोस्टिक टेक्निकल फैक्टर्स होने चाहिए, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होने चाहिए। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर जो हमारे क्वालिटी के हैं, अगर हम इसको देखें तो स्टेक होल्डर्स हमारी क्वालिटी में कौन कौन है, इसको हम कहते हैं परचेजर, कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइडर्स। परचेजर्स कौन है कि एनी बॉडी विच इज गेटिंग दिस सर्विसेज, विच इज बीइंग प्रोवाइडेड दिस सर्विसेज, कि उसमें आप कह लें कि जो है उसके लिए जो है उसको परचेज कर रहा है, जो कि आपको पे कर रहा है। आपके परचेजर कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकता है व्हेन यू आर पेइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, व्हेन यू आर पेइंग फॉर द सर्विसेज। अगर पेशेंट खुद पे कर रहा है तो इंडिविजुअल पे कर रहा है। एंड देयर मे बी द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम कहते हैं अभी सेल्स सहूलत कार्ड है, ही इज पेइंग फॉर द सर्विसेज। देयर मे बी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज पेइंग फॉर द सर्विसेज, एंड देयर मे बी द इंश्योरेंस कंपनी। तो एक स्टेक होल्डर जो है वो आपका परचेजर है व्हिच इज पेइंग फॉर द सर्विसेज, जो कि आपको पे कर रहा है। अब जो पे कर रहा है उसके नज़र में जो है क्वालिटी क्या हो सकती है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए कि जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करनी पड़े और मैक्सिमम बेनिफिट हासिल किया जा सके। तो सिमिलरली जो ओनर्स का भी, जो हमारे यहाँ पे ओनर्स होते हैं हॉस्पिटल में, उनका भी क्या है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना गेन किया जाए। ये थोड़ा सा प्रॉफिट गेनिंग जो है दैट मे बी डिफरेंट फॉर ए पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी लुकिंग फॉर द फाइनेंशियल गेन। शौकत खानम के लिए या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या इंडस हॉस्पिटल है, उनके लिए गेन क्या है कि अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव दे आर पेइंग फॉर द पुअर पीपल, कि आप उनकी सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहती हैं। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की एग्जांपल लेंगे या सेहत सहूलत कार्ड की एग्जांपल लेंगे तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देयर मस्ट बी इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ योर पॉपुलेशन, कि उनका ऑब्जेक्टिव जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आल दो कि ये सारे फोर फैक्टर्स जो है दे आर प्लेइंग, बट दे आर बीइंग गिवन वेटेज इन ए डिफरेंट वे। जो परचेजर है विच इज पेइंग फॉर द हेल्थ सर्विसेज, जो कि पे कर रहा है, तो परचेजर दो किस्म के हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। वन पेशेंट इज पेइंग फॉर द सर्विसेज, तो वो इंडिविजुअल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। जब कोई पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट के लिए खुद पे करता है तो दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। और किसी भी मुल्क में जहाँ पे मैक्सिमम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होते हैं, जहाँ पे लोग अपनी जेब से खुद हेल्थ के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज कंसीडर्ड वेरी फ्रेजाइल सिस्टम। उस सिस्टम को अच्छा नहीं समझा जाता। और हमारे मुल्क में भी मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है, पेशेंट इज पेइंग फॉर द सर्विसेज दैट्स ऑल। और दूसरे परचेजर कौन हो सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो सकती है, पंजाब हो सकती है। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज ए कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देयर शुड बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड देयर शुड बी द मैक्सिमम रिटर्न, कि हम कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की ट्रीटमेंट कर सकें। या प्राइवेट सेक्टर में है तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपका मैक्सिमम जो रिटर्न है वो उसको गेन कर सकें। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इसमें, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर को अगर आप कहेंगे तो अगर हेल्थ केयर की एग्जांपल लेंगे तो दैट इज ए पेशेंट। पेशेंट जो है वो खुद कंज्यूमर है। अगर पेशेंट जो है वो पे भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर और परचेजर जो है ना वो दोनों एक कैटेगरी में आ जाएंगे, दे विल बी द सेम। सम टाइम पेशेंट खुद पे करता है, कुछ टाइम अटेंडेंट्स जो होते हैं उसके वो पेरेंट्स हो गए, वो कोई रिश्तेदार हो गए, वो पे कर रहे हैं। सम टाइम दी सिविल सोसाइटी जो होती है, आप कह लें इंडस वाले जो पे कर रहे हैं, या कुछ डिपार्टमेंट वाले होते हैं, या कुछ किसी की सोशल वेलफेयर का नेटवर्क होता है, वो भी जो है ना वो उसकी कंज्यूमर में आते हैं कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। अब जो कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, उसकी नजर में क्वालिटी क्या हो सकती है? नंबर वन क्या हो सकता है कि वो कहता है कि मेरी एक्यूरेट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मेरी जो बीमारी है उसका एक्यूरेट डायग्नोसिस होनी चाहिए। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दी टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है वो चाहता है कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे देर शुड बी ए कम्पिटेंट ह्यूमन सोर्स अवेलेबल, देर शुड बी कम्पिटेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल, ही कैन डायग्नोस दी ट्रीटमेंट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जो डॉक्टर है उसके उसकी ट्रीटमेंट, उसकी जो डायग्नोसिस है, उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे वो किस चीज को वेटेज करता है?
दैट इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ केयर, कि उसके साथ बिहेवियर ऑफ द स्टाफ, बिहेवियर ऑफ द पीपल वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, कि उसके जो है ना देयर शुड बी ए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट्स, उसकी बात को अच्छे तरीके से सुना जाए और उसको वैल्यू दिया जाए, उसकी चीज़ों को कंसिडर किया जाए। और तीसरे नंबर पे ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द अमेनिटीज ऑफ केयर। अमेनिटीज ऑफ केयर क्या होती हैं, कि जो भी आप एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इन विच केयर इज प्रोवाइडेड, कि उसके लिए जो है वो कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंस हो, प्राइवेसी हो, कि जब वो हॉस्पिटल में जाए तो उसको अच्छी पार्किंग अवेलेबल हो, जिस वेटिंग एरिया में बैठा है वो उसका टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए, वहां पे उसको किसी किस्म की लाइनों में नहीं करना चाहिए, अनड्यू डिलेज नहीं आने चाहिए, वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन के लिए लोग, गाइडेंस के लिए लोग मौजूद होने चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर अच्छा फूड या दूसरी सर्विसेज, मॉस्क जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो वेटिंग एरिया, वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, कि पेशेंट जो है ना जितनी जल्दी जा सके उसको के। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है प्राइस ऑफ द केयर, कि इस केयर इज अफोर्डेबल फॉर हिम, वो और जो भी वो प्राइस पे कर रहा है, ही शुड बी गेटिंग वैल्यू फॉर द मनी, ही शुड बी लुकिंग फॉर देयर ट्रीटमेंट जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा पे ना करना पड़े। तो ये डॉक्टर जो इन्वेस्टर है जो कि परचेज कर रहा है सर्विसेज, ही वांट्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम गेन्स इन टर्म्स ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन। जो पेशेंट है, कंज्यूमर है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, उसकी नजर में क्वालिटी सर्विसेज क्या है, कि ही शुड बी गेटिंग एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड दी वेरी गुड ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी क्या है, कि जो डॉक्टर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसकी अच्छी डायग्नोस। और निचले लेवल पे वो कहते हैं जी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, डॉक्टर का, नर्सिंग स्टाफ का बिहेवियर अच्छा हो, कि दे कैन गेट इन ए कंफर्टेबल रिलेशनशिप वेयर दे कैन कम्युनिकेट कंफर्टेबली विद ईच अदर, वेयर दे कैन शेयर देयर बिलीव्स विद ईच अदर। और जो पेशेंट की प्रेफरेंसेस है, that is frequently flowing from patient to the healthcare providers, and they are being respected by the clinician and the hospital staff. At the same time, he wants that he should be treated in a very comfortable environment. The amenities of the care, the environment in which the care is being provided should be comfortable. कि उसके पास waiting area भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास directional sign hospital में होने चाहिए. He should be getting the adequate flow of information. He is being guided and he is being treated in a well way. तो जो patient है उसकी नजर में सबसे important चीजें ये हैं। अगर अभी हमने जैसे डॉक्टर की बात की, जो तीसरा स्टेक होल्डर है हमारे पास, दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडर, डॉक्टर्स। उसमें हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे के लिए क्या है, कि डॉक्टर वांट्स अगेन सिमिलरली ही वांट टू मेक हिमसेल्फ वेरी टेक्निकली कॉम्पिटेंट। ही शुड बी एबल टू डायग्नोज द डिजीजेस ऑफ द पेशेंट एक्यूरेटली। और उसको तो इसकी नजर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द टेक्निकल परफॉर्मेंस। और अगर आप पेशेंट की नजर में भी देखेंगे तो उसकी नजर में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। देन अगेन डॉक्टर क्या चाहता है, कि उसके ऊपर किसी किस्म की कंप्लेंट ना आए, उसमें किसी किस्म की उसके खिलाफ लिटिगेशन ना हो, उसके खिलाफ जो है ना किसी कोर्ट में कोई केस ना चल रहा हो। तो ये दीज आर दी। और चौथा स्टेक होल्डर समटाइम वी इंक्लूड, दैट इज द रेगुलेटरी बॉडीज, जो जैसे हम कहते हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, एक्रेडिटेशन ग्रुप्स हैं। तो ये क्या करते हैं, दे वांट्स के जी देयर शुड बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि जो इन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड्स वहां पे रख दिए हैं, वहां पे वो उसकी चीजों को बेंचमार्किंग जो कर दिया उसके अकॉर्डिंगली काम होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे आप तो व्हाट इज वांट के दी पेशेंट की परसेप्शन अबाउट द क्वालिटी इज डिफरेंट। कंज्यूम जो सर्विस प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उसकी परसेप्शन अबाउट क्वालिटी इज अ डिफरेंट। और जो परचेजर है, जो उसको में इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है। और एवरीबॉडी इज गिविंग ए डिफरेंट वेटेज टू द पीपल। तो हेल्थ केयर क्वालिटी में जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी, कि इट इज अ परसीव्ड डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, कि कोई बंदा एक्सीलेंस को कैसे परसीव करता है उसको हम क्वालिटी कहेंगे। बट एवरीबॉडी परसीव द क्वालिटी इन ए डिफरेंट वे, हर किस्म की डिफरेंट हो सकती है। तो हमारा बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम है, कि हमने इन सारे स्टेक होल्डर्स को इन बैलेंस लेके आना है। हमने क्या करना है, कि हम सारी चीजों को इकट्ठा इस तरीके से करें कि एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड। तो वो ये गोल हम जो है से हम अचीव कर सकते हैं, कि जी हम इन सारे स्टेक होल्डर्स को, बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, आपका काम क्या है, यू नीड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द पेशेंट, एट द सेम टाइम यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एट द सेम टाइम यू नीड प्रोवाइड एडिक्वेट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट बाय द हॉस्पिटल ओनर्स या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो आपने इन सबको, एंड यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो आप इस सर्कल के सेंटर में बैठे हुए हैं बी के हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो आप कैसे इन चीजों को बैलेंस करेंगे?
जी, कौन जवाब देगा? जी मिस रिमशा। सर आपने क्या पूछा? मैंने आपको बताया कि जो चारों हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ केयर क्वालिटी के, उन सब की परसेप्शन अबाउट क्वालिटी इज डिफरेंट। एवरीबॉडी वांट्स द क्वालिटी इन अ डिफरेंट वे। तो इन सबको बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे बैलेंस करेंगे? आपने तो सबको लेके चलना है ना, जी सर, हमने तो सबको ही लेके चलना है। सर या उनकी खुद ही चले इनपुट्स जाना है? लेके, या उनकी जो है क्या कह रहे हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सर। जी चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो दुनिया में जो रिसर्च हुई है उसमें वो कहते हैं कि जो गुड अमेनिटीज ऑफ केयर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेनिटीज ऑफ केयर इसको हम क्या किसको कहेंगे? अमेनिटीज ऑफ केयर से आपकी क्या मुराद है जी? अमेनिटीज ऑफ केयर किसको कहेंगे हम जी? सर जो फैसिलिटीज एम्बियंस वहाँ पे जो, हाँ या जी, डॉक्टर्स की। अमेनिटीज ऑफ केयर से मुराद जी डॉक्टर फजल साहब। थैंक यू सर। सर एमिनिटीज ऑफ केयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि अपार्ट फ्रॉम हेल्थ सर्विसेज, जो अदर सर्विसेज हैं लाइक कि उसको बैठने की अच्छी जगह है, उसको जो वेटिंग एरिया है, या उसका जो ट्रीटमेंट एरिया है, या उसका जो वार्ड्स हैं या रूम्स हैं वो अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो वहाँ की जो लिनन है वो टाइमली चेंज हो रही है। प्लस अगर तो वो इंडोर पेशेंट्स है, खाने की फैसिलिटी है, तो खाना वहाँ पर कैसा है। प्लस ये कि अगर उसके अटेंडर्स वगैरह आते हैं तो अटेंडर्स के बैठने के लिए भी कोई जगह है, या वो वरांडाज में लेटे हुए हैं। तो आई थिंक ये वो चीज़ें एमिनिटीज मेरी नाकिस राय में, द ऑल दी जी फैसिलिटीज जो कि इसके अलावा होंगी, मेडिकल के अलावा, वो एमिनिटीज में आ जाएंगी सर। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तफसुल। दी बिल्कुल ठीक कहा आपने। दी एनवायरनमेंट इन विच केयर इज बीइंग प्रोवाइडेड, द एनवायरनमेंट इन विच द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड, द एनवायरनमेंट इन विच योर हॉस्पिटल स्टाफ इज वर्किंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पेशेंट इनटू योर हॉस्पिटल, पार्किंग से ले से टिल एग्जिट तक, इफ द रिसेप्शन, इफ देयर इज एम्पल पार्किंग वाज अवेलेबल, if there is a security guard and there was available at the gate which can guide you, information desk was available, staff was courteous, if there was the waiting area का जो एरिया था उसका टेम्परेचर कंफर्टेबल था, that was not too much congested, वहाँ पे जो पानी पीने का पानी अवेलेबल था, पब्लिक टॉयलेट्स was available, there was the directional sign was in place, you adequate information will be provided। तो ये जो सारी चीजें हैं, privacy and confidentiality of the patient, patients are being treated respectfully, these are all called the amenities of care। वो कहते हैं कि if amenities of care are adequately placed, if the environment in which the care is being provided is adequately organized, it can improve the good relationship between the doctor and patient। अगर आपकी environment अच्छी है, अगर आपकी ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो you are going to develop a very good relationship between the patient and doctor। उससे डॉक्टर और पेशेंट की जो रिलेशनशिप है that improve होती है, जिसमें डॉक्टर एंड पेशेंट कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड कंफर्टेबली विद ईच अदर। और जब डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप अच्छी डेवलप होती है, इन विच डॉक्टर एंड पेशेंट कैन कम्युनिकेट, पेशेंट कैन कम्युनिकेट हिज कंसर्न्स एंड डॉक्टर कैन एड्रेस हिज कंसर्न्स, तो उन दोनों चीजों से देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो उससे डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। तो जब हमने परसेप्शन के बारे में बात की तो हमने देखा कि जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है, दैट इज गिवन मैक्सिमम वेटेज बाय द पेशेंट्स, दैट इज गिवन मैक्सिमम वेटेज बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एंड दैट इज आल्सो गिवन ए गुड वेटेज बाय द परचेजर जो उसको पे कर रहा है, क्योंकि पे वाला भी नहीं चाहता कि आप पेशेंट का दोबारा विजिट करने लगे। तो अगर हम अमेनिटीज ऑफ केयर को अच्छा करेंगे तो इट विल बी इम्प्रूव द डॉक्टर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप, और जब डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा तो उससे आपकी टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज गोइंग टू बी इम्प्रूव, एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज द फोर मोस्ट एजेंडा। जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज है आपकी हेल्थ केयर क्वालिटी में, दैट इज द टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि आपका डायग्नोसिस अच्छा हो, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी हो, और आपकी पेशेंट की आउटकम जो है ना वो अच्छी हो, और दिस कैन बी इजीली इम्प्रूव्ड। सिमिलरली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब आपके इंप्रूव होंगे तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द पेशेंट्स प्रेफरेंसेस, द ट्रीटमेंट बीइंग प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ पेशेंट।
जब आपका डायग्नोसिस अच्छा होगा, जब आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट अच्छी होगी, आउटकम अच्छी होगी, तो देर विल बी द रिड्यूस वर्कलोड ऑन द हॉस्पिटल। आपकी हॉस्पिटल के अंदर वर्कलोड बेहतर होगा, आपके पेशेंट की सेटिस्फेक्शन बेहतर होगी, और आपकी कम्युनिटी की हेल्थ बेहतर होगी। जब आपकी ये सारी चीजें होंगी तो नंबर वन आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एंड नंबर टू देर विल बी द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और आपको ज्यादा बिजनेस आएगा। अगर आपकी पेशेंट की सेटिस्फेक्शन अच्छी है, ट्रीटमेंट अच्छी है, यू विल बी गेटिंग द मोर ट्रीटमेंट इफ यू आर वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, और यू विल बी गेटिंग मोर रेवेन्यू इफ यू आर वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर। तो आप इन सारी चीजों के देर विल बी इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसके थ्रू आप परचेजर के जो कंसर्न्स हैं, जो इन्वेस्टर्स के कंसर्न है, उसको भी एड्रेस कर सकेंगे। तो हेल्थ केयर क्वालिटी के बारे में हमने कहा कि जैसे खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सिमिलरली क्वालिटी इज बीइंग परसीव्ड इन अ डिफरेंट वे बाय एवरीबॉडी। जो पेशेंट है वो डिफरेंट तरीके से करता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है डिफरेंट, एडमिनिस्ट्रेटर इन्वेस्टर डिफरेंट तरीके से करता है। और बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज योर जॉब दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन। You need to safeguard the rights of the patient. You need to protect your healthcare provider and hospital staff. You need to address the concerns of your investor. जी डॉक्टर साद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, एक वाकया कोट करना चाहूँगा अपने इस पे। मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो उसमें एक पेशेंट आए, सिविल पेशेंट थे। सीएमएच में होता ही है कि सिविल पेशेंट को यूजुअली जब इस टाइम पे आते हैं, तो या तो एडमिशन का अगर क्राइटेरिया ना हो, तो फिर उनको भेज देते हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, कोई भी जो करीबी होता है ना सर। तो सर वो पेशेंट तो आए, और क्योंकि मैं उस टाइम ड्यूटी पे था और पेशेंट की तबीयत भी खराब थी, मैंने ऑन रूटीन में सीबीसी और वो लैब्स 2-3 और लिख के भेज दिया गया। तो बिफोर के वो चीज़ मतलब हमने प्रोसेस करते हैं, वो इवन पेशेंट ने मेरे से पूछा था कि आर दीज टेस्ट रियली नेसेसरी, मतलब इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, कि आप ऐसे दवाई नहीं दे सकते। मैंने कहा कि क्योंकि अर्जेंट में जाने थे टेस्ट, तो उसके एक कॉस्ट एक पेशेंट को बेयर करनी पड़ रही थी। तो वो चाह रहे थे कि वो कॉस्ट या तो ना हो, और दूसरा ये था कि वो बहुत जल्दी आके फिर माइंड बदल लेते हैं कि हम यहाँ पे नहीं कराते, हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो ट्रीटमेंट कराते हैं, जो कि हमें ताकि पेमेंट ना करनी पड़े। तो उस टाइम पीरियड में ये हुआ ये था कि पेशेंट के ऑलरेडी वो लैब्स भेज दिए थे, और वो उसके कॉस्ट फिर भी बेयर करने पड़े थे, लेकिन वो क्या था, मैं नहीं पे कर सकता फिलहाल। तो सर इसमें फिर ये था कि कम्युनिकेशन मेरी थी उस टाइम पे डेवलप नहीं थी, तो कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी पेशेंट के लिए भी मसले मसाइल हो जाते हैं, अगर सही तरह कम्युनिकेट ना किया जाए, प्रोसेस में गाइड ना किया जाता सर। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा। द नंबर वन क्वेश्चन ऑफ द पेशेंट वाज दैट इज दीज टेस्ट आर necessary. So this is the question of your technical expertise and your technical performance. Okay, you can answer the question, yes, these are the tests which are necessary for the diagnosis of the patients. अगर वो necessary हैं तो you should, अगर you are technically strong, that you are know you have made the diagnosis of the patient and you want to confirm the diagnosis by the test, तो आप clearly उसको communicate कर सकते हैं, yes, these are the tests which are necessary for the diagnosis and the management of the patient. अगर वो आप उसको आंसर नहीं कर सकते, इट्स मीन्स कि यू आर इन डाउट, तो आपकी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है दैट मे बी नॉट अप टू द मार्क एंड अप टू द स्टैंडर्ड्स। तो अगर हेल्थ केयर क्वालिटी में हम देखें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज डिजायर्ड बाय द पेशेंट, विच इज डिसाइड बाय द डॉक्टर एंड विच इज डिसाइड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, के टेक्निकल परफॉर्मेंस शुड बी वेरी गुड। के पेशेंट जो है उसका डायग्नोसिस, जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है, ही इज कॉम्पिटेंट अनफ, ही नोज एवरीथिंग and he is able to answer. Now, the next question आपने बिल्कुल ठीक elaborate किया, the communication between the patient. तो communication
ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप जब उसको अच्छे तरीके से बताएंगे तो उसके सर्कमस्टांसेस को भी देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल एलिमेंट भी आएगा। तो आप ये सारी चीजें जब अच्छी डायग्नोसिस हो जाएगी और आप उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगी, एंड योर सर्विसेज आर मीटिंग द नीड्स ऑफ योर पेशेंट्स, and it is sometimes it may be exceed, but if it is meeting, the patient will be services will be quality services, and it will be appreciated by the patients also. तो हमने इसमें जैसे अभी डिस्कस किया था कि जो हेल्थ केयर क्वालिटी है दैट इज अ परसीव्ड डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, एंड एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ क्वालिटी, एवरीबॉडी गिव वेटेज टू द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द क्वालिटी इन अ डिफरेंट वे, और इन सबको हमने कैसे एड्रेस करना, हमने कहा जी टेक्निकली जो दुनिया में कंसिडर किया जाए, जो रिसर्च ने साबित किया कि अमेनिटीज ऑफ केयर अगर आप बेहतर करेंगे, द एनवायरनमेंट इन विच केयर इज बीइंग प्रोवाइडेड अच्छी होगी, तो दैट विल इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि देयर शुड बी वेरी गुड एंड इफेक्टिव एंड कंफर्टेबल रिलेशनशिप कम्युनिकेशन, तो उससे जब वो कम्युनिकेशन अच्छा होगी तो देन it will definitely improve the technical performance of your healthcare provider, which is the foremost agenda by the patient, healthcare providers and the तो उससे वो चीजें जो है थोड़ी सी बेहतर होंगी। तो ये थोड़ा सा हेल्थ केयर क्वालिटी के बारे में। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज हेल्थ केयर क्वालिटी। अगर आपसे मैं पूछूं आज से 10 साल पहले दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा कंसिडर्ड होता था, जी रियासत अली उलाग साहब। जी तफज्जुल साहब। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये स्मार्टफोन से पहले तो आई थिंक एक ज़माना था जब नोकिया जो है वो टॉप पे था, फिर बाद में इन बिटवीन स्मार्टफोन्स एंड रेगुलर फोन्स इट वाज ब्लैकबेरी जो कि टॉप पर आया था। तो आई थिंक मेरे ख्याल में यही है कि अभी आजकल जो है वो दैट इज आईफोन और सैमसंग है, दैट इज और ऑन यू दैट। नेवर नो कि आज से 5 साल बाद क्या होगा सर। बिल्कुल जी। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ क्वालिटी कि क्वालिटी इज अ डायनामिक प्रोसेस, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, इट इज नॉट ए स्टेशनरी प्रोसेस, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। whatever thing which is considered of a good quality, anything which is considered a standard today may not be considered of a good quality, and it may not be considered a reference standard in the future. अगर आज से 10 साल पहले Nokia was considered the #1 brand, but आजकल that is has no value in the market. It has been replaced by the iPhone. Similarly, with the healthcare quality and with similarly with the treatment, once upon a time there may be a treatment which is considered a gold standard for the disease, but with the progression of the time, with the advancement of technology, that treatment may have been replaced by the more effective treatment. So number one, हमने कहा कि quality is a perceived degree of excellence. Number two, quality is a dynamic process. It is not a stationary process. It is always undergoing changes. The anything which is considered a quality today may not be considered of a reference standards in the future. तो जब आप इसको कहते हैं कि इट्स ए एवर चेंजिंग प्रोसेस, देयर इज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरी टाइम, तो दैट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कि आप हर वक्त अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नंबर वन फीचर हमने कहा जी परसीव डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है। नंबर टू हमने कहा कि क्वालिटी इज ए डायनामिक प्रोसेस, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, इट इज अंडरगोइंग विद द चेंजेस के ये स्टेशनरी प्रोसेस नहीं है, विच इज जो आज इस चीज को हम अच्छी क्वालिटी का कहते हैं, फ्यूचर में दैट मे बी रिप्लेस्ड ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द चेंजेस इन द नॉलेज, देयर मे बी द इन्वेंशन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल। सो जब हम ये कहते हैं कि इट इज ए कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस दैट गिव राइज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट कि आप क्वालिटी को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं। परफेक्शन और एक्सीलेंस में क्या फर्क होता है जी? जी डॉक्टर बिलाल साहब आज आप खामोश हैं। सर परफेक्शन और एक्सीलेंस में परफेक्शन में ये हो सकता है बेस्ट चीज जो आपको अवेलेबल हो सके, और एक्सीलेंस तो उससे भी बड़ा लेवल होता है कि जो अचीव हो जाए बेस्ट थिंग। थोड़ा सा उल्ट कर दिया आपने। सर इसका परफेक्शन फर्क आप ही बता सकते हैं।
perfection होता है which is perfect, where is a no error is occurring, and that is there is a no comparison available in the market कि जो which is 100% perfect. तो excellence is the considered which is the best available in the market. हम चाहते हैं कि we want to make such an hospital in the world where there every treatment will be provided perfectly, and there will be the no medical error, there will be no harm to the patient, there will be no adverse event, there will be no mishap and settle. This is the perfection. But most of the time it is very difficult to achieve the perfection. किसी भी चीज को 100% परफेक्ट करना तो वो तो अल्लाह अलमाइटी ही हो सकता है। उसके बाद जो है यहाँ हम कह सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द परफेक्ट पर्सनालिटी, उसके बाद कोई बंदा जो है ना उसको कंपेयर नहीं कर सकता। तो एक्सीलेंस इज द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट, एंड व्हेन यू आर टारगेटिंग परफेक्शन यू मे अचीव द एक्सीलेंस। आप एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं, perfection achieve करना it's a difficult task, and the amount of the money investment which is required to achieve the perfection that is beyond the human capacity. Although we can target for perfection, but in the journey to achieve the perfection we can achieve the excellence, we can achieve the best available position in the world, we can improve our services to the extent where there is no comparison is in the मार्केट। तो अगर आप परफेक्शन को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्टिल अचीव द एक्सीलेंस अगर आप परफेक्ट नहीं भी होते। तो ये जो सारी चीजें थोड़ी सी हेल्थ केयर क्वालिटी के बारे में कि एक अब इसकी थोड़ी सी एक बुक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैंने कंसेप्ट दिया। वो क्या कहता है जी, हेल्थ केयर सर्विस इन विच डिजायर्ड हेल्थ केयर के जहां पे सर्विसेज जो है दैट इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू दी कंसिस्टेंट प्रोफेशनल नॉलेज के जो मार्केट में जो मेडिकल नॉलेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एंड इट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डिजायर्ड हेल्थ आउटकम। और उससे डिजायर्ड हेल्थ आउटकम जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, व्हेन विजिटिंग ए पेशेंट हॉस्पिटल एंड ही इज गेटिंग ट्रीटमेंट्स, तो उसकी डिजायर्ड आउटकम क्या होती है, पेशेंट के दिल में ख्वाहिश क्या होती है? क्यों जी डॉक्टर इजाज साहब? सर बताइएगा प्लीज। अगर when a patient is coming to your hospital and what he desires, उसकी ख्वाहिश क्या होती है जब वो ट्रीटमेंट में? सर ये जितना हमने डिस्कस किया सर, राइट फ्रॉम एंट्रिंग टू हॉस्पिटल टिल एग्जिट ऑफ द हॉस्पिटल, सर उसकी ख्वाहिश तो सर बेस्ट जो सिंगल मोस्ट ख्वाहिश सर ये होती कि सर उसको ही शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली सर। बाकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं दैट आर सेकेंडरीज, अगर हैं तो दैट इज गुड, दैट कैन क्रिएट अ गुड टेस्ट environment, but sir the basic जो सबसे ज्यादा important for patient is he is concerned about his disease and his treatment sir in the जी hospital. जी डॉक्टर फजल साहब। थैंक यू वेरी मच सर। सर जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है डेफिनेटली अगर इसको हम इस तरह कर लें कि एक पेशेंट की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मेरी नाकिस राय में तो सर ये होगी सर। जी बिल्कुल। जब कोई मरीज आपके पास आता है तो वो नंबर वन ही चाहता है परमानेंट सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। वो चाहता है कि उसकी बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया जाए, उसको दोबारा हॉस्पिटल ना आना पड़े। नंबर वन। नंबर टू, इफ इट इज नॉट पॉसिबल ही शुड बी एटलीस्ट गेटिंग द रिलीफ फॉर हिज पेन, कि उसके दर्द में और उसकी बीमारी में जितनी कमी हो सकती है वो उसको कर दिया जाए। नंबर थ्री, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो ही शुड बी एटलीस्ट लिविंग एट ए कंफर्टेबल लेवल ऑफ लिविंग, जहाँ क्या वो अपनी थोड़ी सी डेली एक्टिविटीज को काम किया जा सके। तो ऐसी सर्विसेज जो कि डिजायर्ड हेल्थ आउटकम, यानी कि वो आप चाहता है कि परमानेंट सोल्यूशन ऑफ हिज हेल्थ, जो उसकी बीमारी का परमानेंट इलाज हो जाए, उसकी जितनी आउटकम्स की बढ़ती जाए के चांसेस, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, टेक्निकल परफॉर्मेंस अच्छी है, पेशेंट का डायग्नोसिस अच्छा है, तो फिर आप उसके और दैट शुड बी पॉसिबल व्हेन इट इज बीइंग प्रोवाइडेड विद प्रोफेशनल एंड प्रिवेलिंग नॉलेज। तो उन सर्विसेज को हम कहते हैं कि दैट इज अकॉर्डिंग टू दी क्वालिटी सर्विसेज एंड द केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो दिस इज, वो कहते हैं जी अगर आपने क्वालिटी सर्विसेज अचीव करनी है यू नीड टू सॉल्व थ्री क्वालिटी प्रॉब्लम। नंबर वन, ओवर यूज ऑफ सर्विसेज, अंडर यूज ऑफ सर्विसेज एंड मिस यूज ऑफ द सर्विसेज। तो ओवर यूज ऑफ सर्विसेज क्या होगा? What is meant by the overuse of services?
जरूर यूज ऑफ सर्विसेज लाइक के एक नॉर्मल प्राइवेट रूम्स हैं आपके और आपने उधर 20 रूम्स के लिए 20 नर्सेज अपॉइंट कर लिए हैं, दैट इज ओवरव्यू। जी बिल्कुल जी, आपने जरूरत से ज्यादा स्टाफ रख लिया जी। डॉक्टर तफजुल साहब। थैंक यू वेरी मच सर। सर आई थिंक ओवर यूज जो है ना ये हर मामले में आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ केयर में अगर ओवर यूज को रखेंगे तो ये होगा कि आपको रिक्वायरमेंट है आपको 2 इन्वेस्टिगेशंस करवाने की, आपने 4 करवा ली हैं। उसी बिल्कुल तरीके से मेडिसिन अगर उसको 2 उसको 1 एंटीबायोटिक चाहिए तो आपने उसको 2 एंटीबायोटिक्स दे दी हैं। और अगर आप उसको एम्यूनिटीज की तरफ आ जाएं तो आपका जो पेशेंट का लोड है वो फॉर एग्जांपल 50 का है और आपने जो केटर किया हुआ है अपना वेटिंग एरिया वो आपने 100 का कर लिया है। और उसी तरीके से आपकी जो मैन पावर है उसमें जिस तरह यासिर साहब ने बताया कि आपने मैन पावर जो है वो आपने वर्कलोड के हिसाब से नहीं रखी हुई बल्कि उससे आपने ज्यादा कर ली हुई है। तो मेरी नाकिस राय में ये ओवर यूज जो है ना सर ये फैसिलिटीज के अलावा केयर में भी आ सकता है सर। बिल्कुल दूसरा जी। सर ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई प्राइवेट रूम्स रखे हुए हैं तो प्राइवेट रूम्स में ओवर यूज ये हो सकता है कि वो जरूरत से ज्यादा अगर आप उनको कंफर्टेबल कर देंगे तो वो भी मेरे नाकिस राय में ओवर यूज में आ जाता है सर। जी जी, overuse of services are called the services which has no evidence that it will help the patient. कि you are providing the services where which there is a no benefit for the patient. आप ऐसी services provide करें जिससे मरीज को कोई फायदा नहीं होने वाला। You are providing services which are not beneficial for the patient, which not be helpful in the diagnosis and the treatment and relief of the सिम्टम ऑफ द पेशेंट। कि आप उसको ऐसी सर्विसेज पेशेंट दे रहे हैं जिससे उसको कोई मदद नहीं मिलनी। जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर पेशेंट को कोई वायरल इन्फेक्शन है तो आप उसको एंटीबायोटिक्स लिख दें। एक पेशेंट है जो कि एमॉक्सिसिलिन से ट्रीट हो सकता है, आप उसको जो है ना जो है ग्रेड 3 की एंटीबायोटिक्स या उसको हैवी एंटीबायोटिक्स जो है वो उसको प्रेस्क्राइब कर दें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है उसको आप प्रिस्क्राइब कर दें। सिमिलरली द जुडिशियस यूज ऑफ विटामिन, जब आप अपने हॉस्पिटल में हर मरीज को अगर हम देखते हैं कि डॉक्टर आर प्रेस्क्राइबिंग द विटामिन विद देयर इज ए नो नीड फॉर इट, तो दीज आर ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ ओवर यूज ऑफ द सर्विसेज। The services which are being provided, they are not beneficial for the patient, they are not helpful in the diagnosis, treatment, and the relief of the symptom of the services. Whereas the underuse of services, हम किसको कहेंगे? The services which was beneficial for the patient, which was going to help the patients, but it was not provided। कि ऐसी सर्विसेज जो कि मरीज के लिए बेनिफिशियल हो सकती थी, जो कि हेल्प कर सकती थी पेशेंट के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में, वो उसको प्रोवाइड नहीं की गई। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सरे जो है वो नहीं किया गया जबकि उस पेशेंट वाज क्लिनिकली इंडिकेटेड, उसका एक्सरे अगर हम करते हैं तो उसके डायग्नोसिस में हमें हेल्पफुल हो सकती थी। नंबर 3 इज द मिस यूज ऑफ द सर्विसेज। दी ऐसी सर्विसेज, जितने हमारे मेडिकल एरर्स हैं जो कि होते हैं जहाँ पे क्लिनिकल सर्विसेज आर नॉट अप्रोप्रिएटली प्रोवाइडेड, जो हमने कहा इनकरेक्ट डायग्नोसिस हो सकता है, ऑपरेटिंग ऑन द रॉन्ग साइड, आपने राइट आई की जगह लेफ्ट आई को ऑपरेट कर दिया, और दीज आर द ऑल मिस यूज ऑफ द सर्विसेज। तो वो कहते हैं इफ यू वांट टू अचीव एन एक्सीलेंस, इफ यू वांट टू अचीव एन परफेक्शन, you need to solve these 3 quality problems: overuse of the services, misuse, and the underuse। Overuse हम किसको कहेंगे? The services which was provided but it was not required by the patient, it will not offer any benefit to the patient, it will not be beneficial in the diagnosis, in the treatment, in the relief of the symptom for the patient। Whereas underuse of the services, you are withholding a modality, you are not providing a services to the patient which will be helpful, which has been beneficial for the patient, which will benefit the patient। Example हमने कहा कि if you are not performing a test which was helpful, which will be accurately diagnose the patient, that is an example of underuse। misuse क्या है कि all the medical errors, all the मेडिकल नेग्लिजेंस जितनी भी आपके हॉस्पिटल प्रोसेसेस में हो रही है, दैट इज द मिस यूज ऑफ द सर्विस। टिपिकल एग्जांपल जैसे हमने लिखिंग अप ऑपरेटिंग ऑन द रॉन्ग साइड, ऑपरेटिंग ऑन द रॉन्ग साइड, और जितने भी दूसरे मेडिकल एरर्स होती हैं, दीज आर ऑल दी क्वालिटी मिस यूज ऑफ सर्विसेज। तो हमने अगर क्वालिटी सर्विसेज को अचीव करना है तो हमने इन तीनों चीजों को अवॉइड करना है।
अगर इसमें हम देखेंगे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है ओवर यूज ऑफ सर्विसेज में। जैसे हम कहते हैं बैक एक कमर की दर्द जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द पॉपुलेशंस। तो इसकी जो ट्रीटमेंट क्या है कि सिंपली अगर आप इसको थोड़े से पेन किलर दें और रेस्ट दें तो दैट इज बीइंग ट्रीटेड। लेकिन पूरी दुनिया में अगर कमर दर्द की ट्रीटमेंट के लिए एक्सरे एडवाइस किए जाती हैं और वेरी फ्रीक्वेंटली एमआरआईज जो हैं वो एडवाइस किए जाते हैं particularly, or it is costing almost $85 billion. These are the examples of USA. हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई ऐसी चीज कलेक्ट ही नहीं होती कि it is costing almost $85 billion per year कि उसकी जो अननेसेसरी टेस्ट के ऊपर जो चीजें आती हैं उसकी वजह ओवर यूज ऑफ सर्विसेज। The backache is a very simple problem which is going to be solved within 1 month by simple analgesic issues. तो अगर आप नहीं करते लेकिन उसके लिए इमेजिंग टेस्ट स्पेशली एमआरआईज एडवाइस किए जाते हैं which is not has any role in the diagnosis. Number one. Number two, अगर जब एमआरआई आती हैं तो sometimes you have a very incidental findings. कोई ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं which was not relevant to the backache और वो एक नए चक्कर में पेशेंट जो है ना फंस जाता है। तो दिस इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ ओवर यूज ऑफ द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट व्हिच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स। सिमिलरली अगर आप अंडर यूज ऑफ सर्विसेज में देखेंगे तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है लंग कैंसर की। तो लंग कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं विच मे बी बेनिफिटेड बाय दिस सर्जरी। अगर उनकी अच्छे तरीके से उनकी ट्रीटमेंट की जाए, उनकी सर्जिकल रिसेक्शन की जाए, उनको सर्जिकल ऑप्शन दी जाए तो पेशेंट्स आर हैविंग ए गुड आउटकम। लेकिन वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पेशेंट्स को सर्जिकल ऑप्शन ऑफर ही नहीं की जाती। तो अंडर यूज ऑफ द सर्विसेज कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल कि पेशेंट व्हिच मे बी बेनिफिशियल बाय दिस सर्जरी इट कैन improve his quality of life that is not being offered to the patient of lung cancer. तो मिस यूज में हम कहते हैं जितनी भी हमारी मेडिकल एरर्स हैं वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि दुनिया में जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें दी 3rd नंबर पे लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ्स दे आर द मेडिकल एरर्स। जो आपके हॉस्पिटल में गलतियां होती हैं दैट इज कंसिडर्ड एज ए या तो मिस यूज ऑफ सर्विसेज की वजह से यूज होता है। तो हमने क्या करना है कि हमने इन तीनों क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमने उनकी अंडर यूज ऑफ सर्विसेज को पर कम करना है, हमने उसकी मिस यूज ऑफ सर्विसेज को कम करना है और हमने अंडर यूज ऑफ सर्विसेज को कम करना है। तो अगर ये सारी क्वालिटी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें तो वी कैन से कि वी आर प्रोवाइडिंग दी क्वालिटी सर्विसेज। जी, ये थोड़ा सा ओवरव्यू आज मैंने हेल्थ केयर क्वालिटी का आपको प्रेजेंट किया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी? जी डॉक्टर तफजुल साहब। थैंक यू सर। सर आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि परफेक्शन जो है ना वो अचीव नहीं की जा सकती, जी जी उसको उसकी डिज़ायर की जा सकती है। हम्म तो उसी तरीके से द मेन चीज़ ये है कि आप अगर परफेक्शन को डिज़ायर करते हैं तो कम से कम आप एक्सीलेंस तक पहुंच सकते हैं। जी मेरी एक क्वेरी छोटी सी ये है कि क्या कोई बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड है जो हमको जो हम सोच सकते हैं कि इतना बेयर मिनिमम किसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलेंस और परफेक्शन के लेवल भी जो है वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सर। अगर आप फर्स्ट करें, आपने अगर सुना होगा हाई प्रेसिजन इंडस्ट्रीज, शायद आगे भी हमने कभी डिस्कस किया हो। हाई प्रेसिजन इंडस्ट्रीज कौन सी हैं दुनिया में? सर सर ये सर एयरलाइन। आपने बताया था वो रॉकेट इंडस्ट्री है, हाँ बिल्कुल ऐसे। रोबोटिक्स है और इस तरह ये तो वहां पे जो है हम कहते हैं कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर दुनिया में अगर आप सिक्स सिग्मा के मॉडल के ऊपर जाएं तो वो कहती हैं जी अगर आप यू आर ट्रीटिंग 1 मिलियन ऑफ पेशेंट, अगर आप 10 लाख मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो यू हैव ए मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 3 पेशेंट्स। अगर आप 10 लाख मरीजों की सर्जरी करते हैं तो 3 पेशेंट्स की सर्जरी जो है वो आप खराब कर सकते हैं। तो यू कैन से यू आर अचीविंग एक्सीलेंस, आप हाई प्रेसिजन इंडस्ट्री में है।
यू कैन अचीव परफेक्शन, आप उन 3 मरीजों का भी इलाज फ्री कर सकते हैं, बट द अमाउंट ऑफ द मनी, द इन्वेस्टमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव द परफेक्शन, दैट इज मच मोर, और आपके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। यू कैन अचीव परफेक्शन, बट कॉस्ट ऑफ दैट परफेक्शन एंड द एफर्ट्स विच विल बी रिक्वायर्ड, अगर आप वो 3 का मार्जिन ऑफ एरर भी रिमूव करना चाहते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी डेट इज ए मोर फ्रॉम द जो मिलियंस के लोगों को आपने ट्रीट किया उससे भी ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट आप जो है ना उसके लिए चीजें करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। थैंक यू सर। जी, एनी अदर मेरी सर क्वेश्चन? जी 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 जी। सर ये लाइक सर यू मेंशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सर इन प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी। उसमें सर अगर सर ये जो हॉस्पिटल सर जैसे सर आपने पूछा भी था सर, ये जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है सर उसका सर किस तरह सर हम कैसे डील करेंगे टू, एक तो सर ये इंश्योर हो जाए कि क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज बीइंग डिलीवर्ड टू द पेशेंट इज अप टू द स्टैंडर्ड, और सेकेंडली सर एक वर्किंग एनवायरनमेंट भी रहे उसी हॉस्पिटल के अंदर, तो टू बैलेंस दीज थिंग्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सर कैसे सर इसको डील करना चाहिए इस तरीके से। वो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था, अगर आप इस स्लाइड के ऊपर जो कि आपको विजिबल हो रही है कि अगर हम प्रोसीड करें इन दिस वे, यू आर प्रोवाइडिंग, दिस इज द रिसर्च बेस एंड इट हैज बीन प्रूवन कि अगर यू आर एस्टेब्लिशिंग ए गुड अमेनिटीज ऑफ केयर, और जब आप गुड अमेनिटीज ऑफ केयर को एस्टेब्लिश करेंगे तो इट विल प्रमोट द गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द patients, or once the good relationship has been established, it will enhance the technical performance of the your doctors and healthcare provider। जब आपकी डॉक्टर की और की टेक्निकल परफॉर्मेंस इनहांस होगी तो यू आर प्रोवाइडिंग ए वेरी गुड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स एंड यू आर प्रोवाइडिंग ए efficiency in the system and you are saving money as well। तो जब आप इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, नंबर एनवायरनमेंट को अच्छा करें और पेशेंट की डॉक्टर रिलेशनशिप अच्छी होगी तो दैट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, तो आपके सारे क्वालिटी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। और ये सारे जब आप काम करेंगे तो हेल्थ केयर जो एक्रेडिटेशन ग्रुप्स हैं, जो हेल्थ केयर एक्रेडिटेशन एजेंसीज हैं, उनकी भी मिनिमम डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को आप इजीली मेंटेन कर सकेंगे। तो यो जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच द केयर इज प्रोवाइडेड। जब आपकी अमेनिटीज ऑफ केयर अच्छी होंगी तो फिर आपकी थोड़ी सी चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू होगी। थैंक यू सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। सर जिस तरह रेस्टोरेंट्स को पंजाब फूड अथॉरिटी चेक करती है कि उन्होंने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, तो जो हमारे क्लिनिक्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके लिए कौन सा इदारा है जो एक बेंचमार्क या स्टैंडर्ड को सेट करता है और फिर उनको रैंडम चेक भी करता है और उनके लाइसेंसेस भी कैंसिल कर सकता है या उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकता है? कोई इस तरह का इदारा है पाकिस्तान? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, जैसे हमने आपको बताया था कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है। सिमिलरली पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो एक्सरे से सर्विसेज को देखती है। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है जो ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक्स को देखती है। तो दे हैव सेट एंड स्टैंडर्ड्स एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल शो द कंप्लायंस, दे डू विजिट ऑन रैंडम बेसिस, दे हैव अथॉरिटी टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज हॉस्पिटल्स आल्सो। सर सॉरी टू से बट अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज से बाहर निकल कर देखें तो ऐसे लगता है कि वहाँ पर कोई भी अथॉरिटी नहीं है और वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे कि हम पेरिफेरी एरियाज में जाते हैं, लाहौर के या जो डिफरेंट सिटीज के जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर आई फील कि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इवन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर भी अभी जो हम बात कर रहे थे कि मिनिमम जो चीज़ें होनी चाहिए, लेट्स से कि स्टाफ का बिहेवियर है या इम्यूनिटीज हैं, वॉशरूम्स हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क है, ये चीज़ें बहुत लैक कर रही होती हैं। तो ऐसे लगता है कि ऑन ग्राउंड कोई भी नहीं है चेक करने के लिए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम।
जब आप सर्विसेज को कंसंट्रेट करेंगे ऑन वन प्लेस, इफ यू आर फोर्सिंग द पेशेंट एवरी सिटीजन टू कम टू द लाहौर फॉर द ट्रीटमेंट, तो आपके लिए चीजें मुश्किल होंगी। तो डेफिनेटली देयर इज नीड टू बी डी कंसंट्रेटेड, नीड टू बी सेग्रीगेटेड, कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर देयर शुड बी क्लिनिक्स एंड गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल जहाँ के लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके। जब आप सिमिलरली, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके एक हॉस्पिटल में 100 लोगों के बैठने की जगह है, बट देयर इज 1000 पीपल कमिंग टू द हॉस्पिटल, अगर एक डॉक्टर है उसकी कैपेसिटी 10 पेशेंट देखने की है और ही इज ट्रीटिंग मोर देन 200 एंड 500 पेशेंट ऑन द डेली बेसिस, तो आपके लिए क्वालिटी अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़े बड़े सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं दैट नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। तो सिमिलरली अगर आप इसको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो देयर आर दी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इम्प्लीमेंटिंग द स्टैंडर्ड्स। अगर मैं आपको इंडस की एग्जांपल दूंगा, दे हैव सेट एन स्टैंडर्ड कि एवरी डॉक्टर विल असेस द अराउंड 30 to 35 पेशेंट्स, कि उन्होंने एक 10 मिनट्स का मार्जिन रखा हुआ है फॉर द फैमिली मेडिसिन, कि वो इतने पेशेंट्स जो हमें एक दिन में देखेंगे। तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में यू कैन नॉट। लेके चले तो सिमिलरली शौक खाना में वो अपनी चीज़ों को करते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में अभी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है। बट अगर आप के बहुत सारे लोग होंगे विच हैव देयर ओन क्लिनिक्स, दे हैव देयर ओन हॉस्पिटल, तो आप वहाँ पे भी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो डैट विल इम्प्रूव दी। और ये एग्जाम्पल्स होती हैं और ये विजुअल मार्केटिंग होती है आपकी, कि इफ़ यू हैव सेट एन एग्जाम्पल एंड बेंचमार्क, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करती हैं।